हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज है गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 6। फटाफट बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? गैसियस स्टेट लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें पढ़ेंगे, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई बच्चा NACJS के लिए पेपर देने वाला है या नेक्स्ट ईयर वो देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और आएंगे ही हर हालत में। ठीक है, आते ही आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चंस। सो बच्चों आज वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। कोई कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बेटा? लेक्चर नंबर 6 है आज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आज हम लोग पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। Let us start with kinetic theory of gases। बच्चों kinetic theory of gases is a very very important section in gaseous state। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऐसा पार्ट है जो कि आपको फिजिक्स में भी मिलता है, और अगर आप HCV पढ़ते हो तो HCV में बेटा एक चैप्टर ही है विद द नेम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो एग्जैक्टली क्या है, कैसे हम लोग थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, वो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बहुत सारे फॉर्मूले हैं बेटा, और ये फॉर्मूले सभी इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखने। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अब जैसा कि हिस्ट्री है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरी है बेटा। तो थ्योरी में हमेशा ही कुछ एजम्पशंस होते हैं बच्चों, ये हमेशा होगा। जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ोगे तो जो थ्योरी फ्रेमर होते हैं वो कुछ एजम्पशंस मानते हैं, एजम्पशंस करना पड़ता है, और एजम्पशंस के बेसिस पे ही थ्योरी खड़ी होती है बेटा। तो यहां पे भी कुछ एजम्पशंस हैं। जो एजम्पशंस ऑफ थ्योरी होते हैं उनको अक्सर हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में, या आप बोल सकते हो आम बोलचाल की भाषा में, पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी बोलते हैं। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल मॉडल, राइट, of ideal gas which can correlate the experimental facts like Boyle's law, Charles law। जितने भी गैस लॉज हैं वो हम लोग यहां से आप बोल सकते हो डिराइव कर सकते हैं। We can correlate with kinetic theory of gases। It was presented by Bernoulli in 1738। आपसे सोचो कि कितना पुराना है, and developed later 1860 by Clausius Maxwell। ये सब आप बोल सकते हो कि these are mere facts, इंफॉर्मेशन है। जो आपके काम की चीज है वो है assumptions of this theory। सो क्या क्या assumptions हैं इस थ्योरी में, वो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये assumptions of KTG बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। अगर आप पिछले कुछ पेपर्स, चाहे वो जेई मेंस का, जेई एडवांस का, अगर आप पलट के देखेंगे, इवन NACJS का, तो आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस मिलते हैं कि बताइए नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कौन कौन से KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions हैं या कौन कौन से assumptions नहीं हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि assumptions क्या हैं और उनका मतलब क्या है। तो बच्चों जो पहला assumption है, फर्स्ट assumption ये है कि जो गैस आप रखते हो जिस बॉक्स में, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आगे आएगा ये, all the gases consist of very small molecules or atoms whose molecule is negligible compared to volume of container। इसको समझते हैं। जब आप किसी गैस को कंटेनर के अंदर इनक्लोज करोगे, कंटेनर के अंदर रखोगे, सो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो गैस पार्टिकल्स का स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स स्पेस जो ऑक्युपाई कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि गैस पार्टिकल्स के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। मतलब हम लोग बेटा ये मानते हैं कि कुछ ऐसा कुछ इस तरह से बच्चे कि मान लीजिए आपके पास सपोज ये एक बॉक्स है। अब इस चीज को समझना बेटा, मान लो आपके पास ये एक बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम V है, यहां पे गैस पार्टिकल्स हैं, कुछ आपने गैस यहां पे फिल कर रखी, ये गैस पार्टिकल्स हैं। ये जो इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स हैं इन्होंने कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रखा है। ये कुछ ऐसे समझो बेटा कि आप जिस रूम में बैठे हो इस समय, उस रूम में आपके लिए मूवमेंट के लिए, आपके फ्री मूवमेंट के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, पूरे रूम का स्पेस अवेलेबल है। वो तब होगा जब जो दूसरी चीजें आपके रूम में रखी हैं उनके स्पेस को आप इग्नोर कर दो, मतलब उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है उसको इग्नोर कर दो।
अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप दूसरे चीजों ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है उसको इग्नोर कर देते हो, सो आपके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है फॉर फ्री मूवमेंट, जो पूरे रूम का स्पेस है वो अवेलेबल। लेकिन वास्तव में होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में टोटल स्पेस अवेलेबल नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पार्टिकल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है फॉर फ्री मूवमेंट, तो आप बोलोगे कि पूरा स्पेस, लेकिन पूरा स्पेस है नहीं। पूरा स्पेस क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है, हमने मान रखा है कि 0, है ना। पार्टिकल्स का खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। क्या ये मानना सही? कोई कितना भी दुबला पतला हो, लेकिन उसका वॉल्यूम तो आप 0 नहीं बोल सकते हो। कि बोल सकते हो बेटा? नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है, और कुछ केसेस में ये अजम्पशंस बढ़िया काम करता है। ठीक है, ये बढ़िया काम करता है। आप याद करो, पहले भी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग यहां पे जब गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, आइडियल गैसेस पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था आइडियल गैस जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल केसेस में गैसेस सॉरी आइडियल गैस के बिहेवियर को आप बोल सकते हो फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट assumption, राइट। सेकेंड, there are no attractive or repulsive forces between the gas particles. this is very important, मतलब कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, ये भी एक assumption है। गैस पार्टिकल्स के बीच कोई assumption नहीं है, neither attraction nor repulsion, neither attraction nor repulsion। जो आइडियल गैस का सैंपल है उसमें पार्टिकल्स के बीच में there is no interaction, neither attraction nor repulsion। ये एक बड़ा assumption है बेटा, क्योंकि आप शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ाएंगे आगे सॉरी, कि गैस पार्टिकल्स के बीच में, इनफैक्ट दुनिया का कोई भी सैंपल लो, आप कोई भी सैंपल लो, सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, एक फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहता है। कौन सा फोर्स? वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको यहां मालूम है, शायद सुन रखा होगा आपने बेटा, वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या सुन रखा है आपने? हेलो, हेलो टू आरव, उत्कर्ष राज, हेलो बेटा, हर्षित सिंगल, हेलो, प्लीज लेट मी नो, आपने वॉन डर वॉल्स फोर्स का नाम सुन रखा है क्या बेटा? क्या आपने वॉन डर वॉल्स फोर्सेस का नाम सुन रखा है? नहीं सुन रखा है तो आगे इनऑर्गेनिक में जब मैं आपको बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आपको। कोई सा भी दुनिया का सैंपल है उसमें वॉन डर वॉल्स फोर्सेस तो होते ही होते हैं, सुन रखा है ना। ठीक है, सो ये एक बड़ा एजम्पशन है। अच्छा, इस एजम्पशन का आप बोल सकते हो इंप्लीकेशन। अब ये कहने को आपको मालूम है जेईई एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जेईई एडवांस ने पूछा। जेईई एडवांस बोलेगा कि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में, एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, देयर आर नो इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल। लेकिन जेईई एडवांस इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं आपको बोलता हूं, एक क्वेश्चन आया कुछ साल पहले जेईई एडवांस में कि अगर कोई आइडियल गैस है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व कैसे बनाएंगे। आइडियल गैस के सैंपल में अगर मुझे, आइडियल गैस के सैंपल में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, आर का मतलब है पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये दो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन आर है, और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है इन दो पार्टिकल्स के सेपरेशन आर और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्राफ कैसा होगा? जेईई एडवांस ने, आप सजेस्ट करो बेटा ग्राफ कैसा होगा। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, तो पहला ग्राफ तो चलो ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया ग्राफ। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं कुछ, चलो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तीसरा ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं नीचे, क्योंकि अब जगह नहीं मेरे पास। तीसरा ग्राफ मैं अब आपको ये बना के बता रहा हूं कि तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये रहा, ये रहा तीसरा ग्राफ। वाई एक्सिस पे याद रखना पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 के नीचे नेगेटिव होगा, ये आर है, ठीक है। सो ए, बी और सी में, मान लो ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है और ये ग्राफ सी है। ए, बी और सी में आपको क्या लगता है कि इस पोस्टुलेट की वजह से, इस अजम्पशन की वजह से कौन सा ग्राफ सही होगा? कौन सा ग्राफ सही होगा? उत्कर्ष नहीं 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 बेटा, नहीं। चलो, अब देखा जेईई कैसे फंसाते हैं बेटा, कैसे फंसाते हैं। उत्कर्ष बेटा ये वाला जो ग्राफ है वो सही नहीं बच्चे, ये ग्राफ सही नहीं है। मैं बताऊं उत्कर्ष,
आइडियल गैस के लिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ देखना है, सो द करेक्ट ग्राफ इज दिस वन, क्योंकि इफ देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इंटरैक्शन का मतलब बच्चे समझ रहे हो कैसा? कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं है। सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। शायद आपने पढ़ रखा हो बेटे, शायद आपने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा हो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। क्या पढ़ा है आपने ये कि नहीं? यहां से आप बेटा डी यू को लिखते हो माइनस एफ डॉट डी आर। यहां फोर्स, ये F क्या होता है? फोर्स होता है। इसको इंटीग्रेट करते हो विद प्रॉपर लिमिट्स तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है। ये मैं थोड़ा आपको फिजिक्स से रिलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक्सप्रेशन फिजिक्स से ही आता है, ये ग्राफ फिजिक्स से ही आता है बेटा। क्या ये आपको मालूम है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर? क्या ये आपको मालूम है? मालूम है? नहीं। अगर नहीं मालूम है तो बेटा फिर याद रखना, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वर्क पर एनर्जी में F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यहां डी यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू बेटा पोटेंशियल एनर्जी है और आर है इंटर पार्टिकल सेपरेशन। अगर फोर्स ही नहीं होगा, अगर F की वैल्यू में जीरो कर दूं, F की वैल्यू में जीरो कर दूं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, डी यू की वैल्यू जीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहां पे एक कन्वेंशन होता है कि हम लोग इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, ऐसा आप फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है, ये जीरो, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये जीरो है बेटा। अगर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी तो देयर इज नो इंटरैक्शन, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है सो देयर इज अट्रैक्शन। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन को डिनोट करता है और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन को डिनोट करता है। ध्यान रखना बेटा, आगे रियल गैसेस पढ़ाएंगे, ये सब चीजें आएंगी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी किसको डिनोट करता है? अट्रैक्शन को, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन को। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, जीरो, तो नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। तो ये जो आइडियल गैस के लिए अजम्पशन है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। सो आप देखो कैसे क्वेश्चन, अब यही बोलेगा कि ये, अब आप बोलोगे कि ये तो कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये ग्राफ नहीं दिया हुआ, लेकिन यही बोलेगा ये तो है, ये है, इसका मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीजें एक तरह से आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, ये चीजें की जाती है बेटा। सो दिस इज फर्स्ट एजम्पशन, दिस इज सेकंड एजम्पशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस पार्टिकल्स उसको इग्नोर करेंगे। सेकंड एजम्पशन ये है कि देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। चल अगले पेज पे चलते हैं और तीसरा पोस्टुलेट पढ़ते हैं बेटा। याद रखना है ना, ये चीज बना लेना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, आइडियल गैस के लिए ऐसा कर्व होगा, मतलब जीरो, ठीक है। चल थर्ड है द गैस मॉलिक्यूल्स आर अंडर अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये कहता है, मतलब अगर आप किसी भी सैंपल में गैस पार्टिकल्स को भर दोगे, सो गैस पार्टिकल्स लगातार जिगजैग 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 मूव करते रहते हैं, मतलब रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब है देयर इज नो ऑर्डर इन देयर मूवमेंट, कोई पैटर्न नहीं है उनके मूवमेंट में। ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न से मूव कर रहे हैं, नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। देयर इज नो ऑर्डर इन देयर मूवमेंट, रैंडमली मूव करते हैं, लगातार एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फिर इधर मूव करते हैं, उधर मूव करते हैं। इसको आप ब्राउनियन मूवमेंट से रिलेट कर सकते हो। ब्राउनियन मूवमेंट सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, वो इंग्लिश बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने पॉलन ग्रेन्स का आप बोल सकते हो मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, ये बम्बार्डिंग मूवमेंट जो होता है ना, रैपिड बम्बार्डिंग मूवमेंट, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। सो ऐसा ही कुछ मोशन गैस पार्टिकल्स का लगातार होता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को यहां पे इग्नोर करते हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल का मास, इंडिविजुअल पार्टिकल का मास बहुत 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 कम होता है, ठीक है। So this is third assumption, right? Now fourth assumption. So due to continuous motion or movement of gas particles, obviously collision between particle occurs. So दो तरह के collision होते हैं बेटा यहाँ पे। एक तो particles का आपस में collision होता है। जब गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे सो आपस में कोलाइड भी करेंगे। आप खुद ही सोचो बेटा, एक कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए और लगातार मूव कर रहे हैं, तो दो लोग आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे। सो गैस पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन, एक कोलिजन। दूसरा क्या होगा? दूसरा कोलिजन होगा गैस पार्टिकल्स का कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन। सो दो तरह के कोलिजन होंगे आप किसी भी सैंपल में। पहला कोलिजन है गैस पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन, और दूसरा कोलिजन है कंटेनर वॉल के साथ कोलिजन। अब ये जो कंटेनर वॉल के साथ कोलिजन होता है गैस पार्टिकल्स का बेटा,
वही प्रेशर का कारण होता है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने इस कंटेनर में ऐसे पार्टिकल्स रख दिए, अब पार्टिकल्स लगातार जिगजैग जिगजैग मूव करते रहते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दो पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे, ठीक है, और एक कोलिजन होता है इन पार्टिकल्स का कंटेनर वॉल के साथ। मान लीजिए ये पार्टिकल कंटेनर वॉल के साथ ऐसे टकराएगा, तो ये जो कोलिजन कंटेनर वॉल के साथ होता है, जब कोई पार्टिकल कंटेनर वॉल से टक्कर मारेगा तो वहां एक इंपल्सिव फोर्स, एक इंपैक्ट फोर्स होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम के कारण आपको मालूम है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपको फोर्स देता है, एक इंपैक्ट फोर्स आएगा, वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आपको प्रेशर देगा। सो ये जो कंटेनर वॉल के साथ कोलिजन होता है गैस पार्टिकल्स का, उसके कारण गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर वॉल पे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? क्लियर है ना बेटा? ठीक है। So due to the continuous motion, collision between gas molecules and with the wall of container occurs. The collision with the wall of container are responsible for pressure exerted by gas on the wall of container. ये मैंने पहले भी कहा है कि जब आइडियल गैस इक्वेशन में PV is equal to nRT लिखते हैं, तो हम P को क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ द गैस। बड़े कन्वीनियंटली बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस, बिना ये समझे हुए कि गैस का प्रेशर है क्या। जब हम बोलते हैं लिक्विड कॉलम का प्रेशर, तो हमें समझ में आता है कि भाई लिक्विड रखा है, उस कॉलम के मास के कारण कुछ नीचे फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन जब गैस रखी है तो गैस का प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो गैस का प्रेशर का मतलब गैस के पार्टिकल्स लगातार कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, हर कोलिजन में एक चेंज इन मोमेंटम होगा, एक इंपैक्ट फोर्स होगा कंटेनर वॉल पे, वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आपको क्या देगा बेटा? प्रेशर देगा। ठीक है, सो दिस इज assumption number 4, postulate number 4. Now postulate number 5 or assumption number 5, the molecules move with different speed. This is important. किसी भी गैस सैंपल में बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो किसी भी गैसीय सैंपल में गैस पार्टिकल्स की स्पीड 0 से इनफाइनाइट हो सकती है। 0 से इनफाइनाइट, जब मैं बोलता हूं 0 से इनफाइनाइट, जब मैं बोलता हूं कि गैस पार्टिकल्स की स्पीड 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, तो बच्चे मुझसे लड़ने लगते हैं कि सर इनफाइनाइट, आइंस्टीन ने तो बोला कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से तो ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उसी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई बोलता है इनफाइनाइट, केमिस्ट्री में इनफाइनाइट, इनफैक्ट कहीं पे भी इनफाइनाइट, तो रिलेटिवली समझा है, मतलब उसको, उसके अर्थ को समझो बेटा, उसको रिलेटिव वे में समझो। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरा मास एक चींटी के मास के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट है, तो वास्तव में नहीं मेरा मास इनफाइनाइट है, मेरा मास वास्तव में इनफाइनाइट नहीं। कहने के अर्थ को समझो, चींटी एक एंट के मास के रेस्पेक्ट में मेरा मास इनफाइनाइट है। तो जब मैं बोलता हूं कि किसी भी गैस सैंपल में पार्टिकल्स की स्पीड 0 से इनफाइनाइट हो सकती है, इसका मतलब है कि फ्रॉम अ वेरी वेरी लो स्पीड टू अ वेरी वेरी हाई स्पीड हो सकती है। मतलब मान लीजिए आपके पास ये गैस सैंपल है, इस गैस सैंपल में कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए एक ये पार्टिकल है जिसकी स्पीड 0.001 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसी गैस सैंपल में कुछ ऐसे भी पार्टिकल होंगे जिनकी स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड है। कहने का ये मतलब है, तो अगर ये 0 है तो 1000 मार्क्स का पेपर होता है। सो बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 1000 तक में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। काफी बड़ा रेंज है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली 5th नंबर assumption। यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब कोलिजन होता है, कई बार बच्चे एक चीज पे फंस जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग होगी, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है जिसको आपने बोला है 800 मीटर पर सेकेंड, सो इसकी स्पीड क्या लगातार 800 मीटर पर सेकेंड होगी? मैं आपसे पूछता हूं बेटा, चलो आप जल्दी बताओ, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड, अगर मान लीजिए किसी सैंपल में, सपोज मैंने इस पार्टिकल को ट्रेस कर लिया किसी तरीके से और इसकी स्पीड मैंने 800 मीटर पर सेकेंड पता लगा ली किसी इंस्टेंट पे, तो क्या ये गारंटी है कि अब लगातार उसकी स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड ही होगी? आप बताओ, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं होगा। बहुत बढ़िया, नहीं होगा, बहुत अच्छे उत्कर्ष। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और कोलिजन में आपको हमेशा स्पीड चेंज होती हुई दिखेगी, भले ही इलास्टिक कोलिजन हो। आगे एक असम्पशन आएगा बेटा जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी कोलिजन होता है वो क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन होने के बावजूद पार्टिकल्स की स्पीड चेंज होती है। जैसे आप पढ़ोगे बच्चे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, सपोज ये इधर मूव कर रहा है
ये, और ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच कोलिजन होता है। मान लीजिए इसकी स्पीड v1 थी, इसकी स्पीड v2 थी। सो कोलिजन के बाद ये स्पीड v1 और v2 नहीं रहने वाली, ये कुछ चेंज हो जाएंगी, ये कुछ चेंज हो जाएंगी, भले ही इलास्टिक कोलिजन हो। सो ये पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, इसकी वजह से इनकी स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। इंडिविजुअल पार्टिकल की भी स्पीड लगातार कांस्टेंट नहीं है। अभी स्पीड 800 है, अगले ही क्षण एक कोलिजन होगा, स्पीड 600 हो सकती है, 900 हो सकती है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कोलिजन अमंग गैस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो भी कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन होता है, ये अजम्पशन है बेटा, ये अजम्पशन है। अब कभी कभी अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाओ तो थोड़ा ये हास्यास्पद लगता है, दिस इज रेडिकुलस, रेडिकुलस इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा डीप थिंकिंग समझो तो अगर क्या आप बताओ, शायद आपने एटॉमिक साइज, पीरियोडिक टेबल में एक टर्म आता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। जब हम लोग टर्म वो पढ़ते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, तो पहली चीज जो मैं क्लास को बोलता हूं वो ये कि साइज ऑफ, एक्चुअल साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं ये बोलता हूं एक्चुअल साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत है कि एक्चुअल साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड? क्योंकि बाउंड्रीज ऑफ एन एटम आर नॉट फिक्स। बाउंड्रीज ऑफ एन एटम, एक एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं होती। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना बेटा? बाउंड्रीज ऑफ एटम फिक्स नहीं होती, सहमत है? अच्छा, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, लेकिन देखो हम लोग बाकायदा कोलिजन करा रहे हैं। बाउंड्रीज फिक्स नहीं, डिफ्यूज बाउंड्री है, डिफ्यूज बाउंड्री है, और हम लोग ऐसे कोलिजन करा रहे हैं जैसे हार्ड बॉल्स हो, जैसे हार्ड बॉल्स हो, सॉलिड बॉल्स हो, बढ़िया स्नूकर बॉल्स हो, बढ़िया टक्कर हो रही, इलास्टिक कोलिजन हो रही, सब कुछ हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं, क्योंकि ये थ्योरी एक्चुअली हार्ड स्फीयर मॉडल पे बेस्ड है। जब हायर स्टडीज में जाओगे तो हार्ड स्फीयर मॉडल क्या होता है ये भी समझो। हार्ड स्फीयर मॉडल का मतलब यहां पे हम जो गैस पार्टिकल्स हैं उनको हार्ड स्फीयर्स मान रहे हैं। ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि गैस पार्टिकल्स, इनफैक्ट दुनिया में कोई भी एटम मॉलिक्यूल हो उसकी बाउंड्रीज डिफ्यूज होती हैं, उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, और हार्ड तो कभी भी नहीं। लेकिन ठीक है, चलेगा, अभी इस लेवल पे हम लोग को इससे काम चलेगा, ठीक है। सो देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन जो भी होता है वो कैसा कोलिजन होता है बेटा? इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और लास्ट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स विल डिपेंड ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। मैं बोल सकता हूं कि इन सभी असम्पशंस में द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन कैपिटल टी, डिपेंड्स ओनली ऑन कैपिटल टी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत गोल गोल घुमाया जाता है, बहुत गोल गोल घुमाया जाता है, और बच्चे घूम भी जाते हैं। आपको नहीं घूमना है। कैसे गोल गोल घुमाया जाता है ये भी समझो। आपसे बोला जाएगा एक गैस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज x जूल है, x जूल है 300 केल्विन पे, उसका टेम्परेचर मान लो कुछ मान लिया, x जूल है काइनेटिक एनर्जी। उसका प्रेशर आधा कर दिया, 2 मोल गैस और उसी टेम्परेचर पे ऐड कर दी, वॉल्यूम को डबल कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन टेम्परेचर सेम रखा है। नई काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब बच्चे उलझे रहते हैं, प्रेशर में वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर आधा कर दिया, ये होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे, काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की नहीं चेंज होने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कंक्लूजन या अजम्पशन फ्रॉम दिस थ्योरी। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना। क्योंकि किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी तो हम पता भी नहीं कर सकते। एक गैस पार्टिकल बड़ी तेजी से, पहली बात तो हमें दिखता नहीं है, दिखता भी है तो उसका मास बहुत कम है, और उसकी स्पीड हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। एक पार्टिकल की स्पीड आप समझ रहे हो, कैसे ट्रेस करेंगे, बहुत मुश्किल है। सो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
So this is important. These are actually the assumptions of KTG. KTG की ये assumptions हैं, ठीक है, assumptions मतलब postulates हैं. प्लीज ये सातों assumptions आपको ध्यान होने चाहिए, सब NCERT से है और बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन खूब आते हैं जेईई मेंस जेईई एडवांस में कि बताइए नीचे दिए हुए ऑप्शंस पे कौन से पोस्टुलेट हैं केटीजी के या कौन से नहीं है. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल होता है ना, थ्योरेटिकल. ठीक है, अब हम लोग आएंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन पे. काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी, इन अजम्पशंस को मानने के बाद हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. चलिए देखते हैं कैसे डिराइव होती है. सिंपल सा डेरिवेशन है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा अंत में कि ये डेरिवेशन एक्चुअली जो इस लेवल पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, आपको एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ बुक्स में ये डेरिवेशन मिल जाएगा. इवन एचसीवी में भी आपको डेरिवेशन मिलेगा. जो एचसीवी में डेरिवेशन है वही मैं यहाँ पे लेके आया हूं. ये डेरिवेशन करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि बेवकूफ बनाने के लिए है आपको इस लेवल पे. मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन पहले उस डेरिवेशन को देखते हैं. डेरिवेशन खत्म होने दो, फिर मैं उस पे लूप होल में आऊंगा. लूप होल, चलो लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड एल. एक क्यूब कंसीडर करते हैं जिसका साइड एल है, दैट हैज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. गैस पार्टिकल्स टोटल कितने हैं बेटा, n है. ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप अभी लिख रहे हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको समझ लो जो काम की चीजें हैं. सो हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड l है, एक लेंथ l है बेटा, और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n, कैपिटल n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ईच ऑफ सेम मास, सभी का मास सेम है और मास कितना मान रहे हैं, m, मूविंग विद वेलोसिटी u in all direction and thus colliding with one each other and against sides of the container, velocity u. सिंपल सी बात है कि एक कंटेनर है बेटा, क्यूबिकल कंटेनर हम ले रहे हैं. क्यूबिकल कंटेनर, एज लेंथ कितनी है l, उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. हर मॉलिक्यूल का मास सेम है, स्मॉल m मान रहे हैं. जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो क्या है, u. स्पीड को u है. उस स्पीड को आप तीन एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हो. जो मॉलिक्यूल की स्पीड u है उसको आप तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग. अब x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग आप उसको रिजॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा. आपको बहुत अच्छे से मालूम है फ्रॉम बेसिक फिजिक्स, u स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर. ठीक है, ये बेसिक फिजिक्स है बेटा, ये आपको मालूम है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तीन एक्सिस के अलोंग हमने उसकी वेलोसिटी को एक तरह से ब्रेक कर लिया, रिजॉल्व कर लिया. ठीक है, सो दिस इज द वे वी प्रोसीड. इंडिविजुअल ux क्या है बेटा, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, uy क्या है, स्पीड अलोंग y एक्सिस, एंड uz क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग z एक्सिस. ठीक है, पार्टिकल का मास m. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा बेटा क्यूब. आपने ये एक्स एक्सिस मान रखा है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. सो दिस इज अ क्यूब. इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. हर पार्टिकल का मास कितना है, m. अब सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा फोकस करना बेटा. यहाँ पे आगे नेक्स्ट पेज पे डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बता दूं. मान लो ये क्यूब का एक्स एक्सिस वाला फेस है ना, राइट साइड वाला फेस है. ये वाला मैंने जो फेस लेबल किया है उसको ए फेस बोल रहा हूं. एक्स एक्सिस के अलोंग दो फेस होंगे. क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग दो फेस है. एक फेस को मैं ए बोल रहा हूं, एक फेस को बी बोल रहा हूं. ठीक है, एक फेस को ए बोल रहा हूं, एक फेस को बी बोल. आपके पास यहां एक पार्टिकल है जिसका मास m है, आपके पास यहां एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है बेटा, m है. सपोज वो इस स्पीड में, इधर प्लस है इधर माइनस, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ux. किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ux. पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो ट्रेवल कर रही ux स्पीड से. होगा क्या, ux स्पीड से ट्रेवल कर रही, तो ये रास्ते में दीवार आ गई, कंटेनर की वॉल आ गई, तो उससे कोलाइड करेगा. कोलाइड करने से पहले मोमेंटम कितना है, कोलाइड करने से ठीक पहले मोमेंटम कितना है, mux. कितना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेटा. कोलाइड करने के पहले, इस वॉल से कोलाइड करने के पहले, जस्ट पहले मोमेंटम कितना है पार्टिकल का, mux. ठीक है, mux है. अच्छा, कोलाइड करने के बाद कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक. और ऐसा कोलिजन हो रहा है, आप देखो इस तरह का कोलिजन हो रहा है. इधर वॉल है आपकी, ये कंटेनर की वॉल ए है, ये वाली वॉल ए है. यहां पे मास पार्टिकल का था, ये ऐसे कोलाइड किया ux स्पीड से. कोलाइड करने के बाद ये वापस आ जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी -ux, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करने लगेगा पार्टिकल का मास. ठीक है, तो कोलाइड करने के पहले मोमेंटम था mux
और कोलाइड करने के बाद में मोमेंटम है माइनस एम यू एक्स। कोलाइड करने के पहले मोमेंटम था एम यू एक्स और बाद में मोमेंटम है माइनस एम यू एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद में इसकी स्पीड माइनस यू एक्स हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, माइनस यू एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम 2mu(x). इस वॉल से कोलिजन के दौरान चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2mu(x). ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी। So for a simple case, we consider motion of a molecule along x-axis only. This is only for simplistic, आप बोल सकते हो डेरिवेशन। हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग अभी चलो पार्टिकल का मूवमेंट मान लेते हैं। ठीक है, और पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, फेस a की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ux। आफ्टर कोलिजन अगेंस्ट फेस a, इट मूव्स टुवर्ड्स फेस b विद वेलोसिटी माइनस ux, जो मैंने आपको बताया पहले ux टकराने के बाद माइनस ux। The collision being elastic, which results in change in direction but not in speed, right? So momentum before collision on face A, collision के पहले momentum कितना था? mu(x). collision के बाद change momentum कितना आया? माइनस mu(x) momentum, क्योंकि ux का माइनस ux हो गया। ठीक है, change in momentum कितना आया? change in momentum due to one collision on face A, एक collision के कारण change in momentum कितना आया? कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, या सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज 2mu(x). सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन अभी नहीं बात करें, है ना। सो दिस इज 2mu(x), दिस इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। डेल्टा p एक कोलिजन में, एक पार्टिकल का एक कोलिजन हुआ, एक पार्टिकल का एक कोलिजन हुआ, 2mu(x) इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट। नाउ टू स्ट्राइक फेस A अगेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2l। अब इसको समझो बेटा, 2l कैसे समझो? मान लो यहां पे जैसे इस जगह पे ये रहा मेरा x एक्सिस, है ना, इस तरह से x एक्सिस है। इधर ये वाला जो लेंथ है बेटा, ये कितना है? l है। इधर टकराया ux से, फिर टक्कर के बाद ये जाएगा इधर टकराएगा और फिर वापस आएगा। सो जाने में और आने में, मतलब जो अगली टक्कर होगी, जो इस पार्टिकल की इस वॉल के साथ नेक्स्ट कोलिजन होगा, उसमें कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा? 2l। अब इसमें हम एक फिर अजम्पशन मान रहे हैं। क्या अजम्पशन है? कि जब ये वापस जा रहा होगा और फिर वापस जा रहा होगा तो रास्ते में किसी और पार्टिकल से कोलाइड नहीं किया होगा। ये सब अजम्पशंस है बेटा, अजम्पशंस है। रास्ते में और किसी पार्टिकल से कोलाइड नहीं किया होगा। हम ये मान रहे हैं कि इधर कोलाइड हुआ, इधर गया, इधर आया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2l। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2l। मतलब जो अगला कोलिजन होगा वो कितने डिस्टेंस के बाद होगा? 2l ट्रेवल करने के बाद होगा। ठीक है, टाइम टेकन टू स्ट्राइक फेस A अगेन, कितना समय लगेगा उसको 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 2l अपॉन ux सेकेंड्स में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगला कोलिजन होने में इतने सेकेंड लगेंगे। या मैं ये बोल सकता हूं कि एक कोलिजन के लिए इतना सेकेंड है, एक कोलिजन के लिए इतने सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, एक कोलिजन के लिए इतने। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड विल बी ux अपॉन 2l। सिर्फ उस वाले फेस की मैं बात कर रहा हूं। ये नहीं समझ में आया क्या? देखो आप इस चीज को समझो बेटा, पार्टिकल गया वापस आया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2l। ux अपॉन 2l कोलिजन। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन दैट फेस A पर सेकेंड इज ux अपॉन 2l। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इज ux अपॉन 2l। ठीक है, अच्छा चेंज इन मोमेंटम कितना था एक कोलिजन होने में? 2mu(x). कितना था? 2mu(x). सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब नंबर, change in momentum per unit time. This is change in momentum per unit time for that particle on that container wall. सिर्फ A wall की तरफ बात करें, so this is change in momentum per unit time. Change in momentum per unit time, per unit time. ठीक है, so this is change in momentum per unit time. ठीक है, कितना हो गया? Now similarly for y axis, x एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक पार्टिकल का देख लिया, y एक्सिस के अलॉन्ग भी वैसा ही कुछ रिजल्ट आएगा और z एक्सिस के अलॉन्ग भी वैसा ही कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो z एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरह का आएगा, y एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरह से आएगा। वो तो एक पार्टिकल का था। अब अगर मैं ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं।
n पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं x एक्सिस के अलोंग की बात करूं, x एक्सिस के अलोंग सभी पार्टिकल्स का उस वॉल के साथ कोलिजन को देखूं, सो क्या होगा बेटा, Fx मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। क्या आपको याद है, क्या आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये जो पिछले पेज पे मैंने चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिखा है, एक्चुअली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या डीपी अपॉन dt, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, फोर्स बोलते हैं। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, सो ये एक्चुअली फोर्स हो जाएगा m ux स्क्वायर अपॉन l, पहले पार्टिकल का स्पीड ux1 मान लिया, दूसरे पार्टिकल का m ux2 स्क्वायर अपॉन l, ऐसे n पार्टिकल्स हैं तो ये टोटल, ये x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग फोर्स हो गया, x एक्सिस के अलोंग फोर्स हो गया। अब एरिया कितना है वॉल का, एल स्क्वायर, उस वॉल का एरिया कितना था बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया एल स्क्वायर। भाई क्यूब का जो वॉल होगा उसको स्क्वायर शेप ही तो बोलोगे, तो उसका एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। सो द प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया ऑफ फेस, प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये एल और ये एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाता है m सिग्मा ux स्क्वायर अपॉन u, सिग्मा क्यों, ux मतलब पार्टिकल्स 1 से लेके n तक आपको यहां पे ऐड करने पड़ेंगे। ये वॉल्यूम है बेटा, और ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये P है। सो PV इज इक्वल टू m सिग्मा ux स्क्वायर, PV इज इक्वल टू m सिग्मा ux स्क्वायर। ये तो अभी थोड़ा सा ही हुआ है, ये अभी थोड़ा सा ही हुआ है, अभी सिर्फ x एक्सिस के अलोंग वाला हुआ है। सिमिलरली बेटा y के अलोंग आप लिखोगे, z के अलोंग लिखोगे। अब यहां पे एक अजम्पशन, फिर से हम ये मान रहे हैं कि ऑन एन एवरेज जो x एक्सिस के अलोंग स्पीड है, एवरेज स्पीड x एक्सिस के अलोंग, एवरेज स्पीड y के अलोंग और एवरेज स्पीड z के अलोंग, वो सभी बराबर है। सो सिग्मा ux स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा uy स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा uz स्क्वायर, ये अजम्पशन है बेटा। एंड सिग्मा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस सिग्मा uz स्क्वायर इज सिग्मा u स्क्वायर, जो कि स्पीड है। सो यहां से बेटा ux स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर बाई 3 आ जाती है, और इसको आप जब ऐड करोगे सभी पार्टिकल्स के लिए तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3m। अब ये क्या हुआ, सभी पार्टिकल्स के लिए यहां पे 1 to n ऐड करना है, 1 to n ऐड करना है, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये आएगा। सो दिस इज एक्चुअली, आप क्या बोल सकते हो इसको, आप ये बोल सकते हो कि ये फाइनली आपके पास इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। अब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, यहां हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, आप समझ लो बेटा, ताकि ये चीज हमें एक कुछ नया टर्म मिल गया। सो u1 स्क्वायर प्लस u2, ये u2 स्क्वायर है, सॉरी, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अप टिल un स्क्वायर अपॉन n, इसको एक नया नाम दे रहे हैं urms का स्क्वायर, urms का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे। सो दिस इज urms, राइट, दिस इज urms, कहां गया, सो urms स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली, सो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अप टिल un स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और urms की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा बेटा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टिल un स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये एक तरह का एवरेज लेने का तरीका है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाला रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज लेने का एक तरीका है, आप शायद मैथ्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, एवरेज लेने का एक तरीका है, एक सिंपल एवरेज नहीं बेटा, सिंपल एवरेज नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये एक तरह की एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, ये एवरेज ही है, जब आपने n से डिवाइड किया तो एवरेज है। ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन, दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन, ओके, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब मैं बताता हूं कि इस डेरिवेशन में क्या लूप होल्स हैं। जैसे ही आपने माना कि लेट अस एज्यूम अ क्यूबिकल कंटेनर, वैसे ही एक लूप होल आ गया। क्या लूप होल आ गया, हम क्यूबिकल कंटेनर क्यों माने, क्या ये रिजल्ट जो हमने डेराइव किया है ये क्यूबिकल कंटेनर के लिए वैलिड है, मैं बोलूंगा हाँ, और मैं ये भी बोलूंगा कि ये रिजल्ट कैसा भी कंटेनर हो सबके लिए अप्लाई करेगा, सबके लिए अप्लाई करेगा, क्यूबिकल हो, इररेगुलर शेप का हो, किसी भी शेप का हो, ये रिजल्ट हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो आइडियल गैसेस के लिए।
कोई भी शेप ऑफ कंटेनर, लेकिन डेरिवेशन में एक चालाकी की गई, चूंकि मुझे एल क्यूब को वॉल्यूम लिखना था तो इसलिए मैंने माना कि वहां पे क्यूबिकल कंटेनर है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम लाना है। डेराइव किया गया क्यूबिकल कंटेनर के लिए, लेकिन बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो सभी के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, जो प्रॉपर डेरिवेशन है, जो प्रॉपर डेरिवेशन, उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत हायर क्लासेस में आप जब जाओगे तब पढ़ोगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब है आप एक वॉल्यूम एलिमेंट एज्यूम करते हो, आप एक वॉल्यूम एलिमेंट एज्यूम करते हो dx, dy और dz थिकनेस का। सो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है dv, dx इंटू dy इंटू dz, फिर आप तीनों के अगेंस्ट इंटीग्रेट करते हैं, x के अलोंग भी इंटीग्रेशन करते हैं, y के अलोंग भी, z के। वो जो प्रूफ है वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत मैथमेटिकल है, वो इस लेवल पे नहीं किया जा सकता। उसके लिए अच्छी खासी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की, प्रॉपर डबल इंटीग्रेशन भी नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम लोग तो सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं ना, सिंगल इंटीग्रेशन, वहां डबल नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सो ये चीज अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी लेवल पे, अनलेस कि आप हायर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पे ही जरूरत पड़ेगी। पर मैं आपको बता दूं, हमने डेराइव किया जरूर क्यूबिकल कंटेनर के लिए, बट दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कंटेनर। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn RMS स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा, आप इसमें जो भी कंटेंट्स है आप नोट कर लो। थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़े कुछ और यूजफुल रिजल्ट जो अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं उनको डेराइव करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने अभी इक्वेशन लिखी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू URMS का स्क्वायर, URMS का स्क्वायर, और URMS है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, URMS क्या है बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन का मतलब एवरेज है, स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है बेटा, so this is root mean square speed. P is pressure exerted by the gas, V is volume of container, small m, please note, small m is mass of one gas particle, mass of one gas particle। ध्यान रखिएगा, मोलर मास नहीं है, मास ऑफ वन गैस पार्टिकल है, मतलब एक गैस पार्टिकल का मास है, छोटा सा मास होगा एक गैस पार्टिकल का मास। अगर आपको मोलर मास पता है, कैपिटल M मान लेते हैं, तो स्मॉल m की वैल्यू m/Na होगी। So small m can also be written as m divided by Na, where m, capital M is molar mass, मोलर मास, एक मोल का मास, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, Na is एवोगैड्रो नंबर, राइट। सो Na is एवोगैड्रो नंबर, सो दिस इज m। लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स को, P इक्वल टू nRT लिखा, फिर n को, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाय Na इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू URMS का स्क्वायर। ठीक है, यहां से n कैंसिल होता बेटा, और R कांस्टेंट है, Na भी एक कांस्टेंट है, R बाई Na को एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, R बाई Na इज अ न्यू कांस्टेंट। सो लेट R बाई Na इज अ न्यू कांस्टेंट, उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ MANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज R बाई Na। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.38, R की वैल्यू आपको मालूम है 8.314, Na की वैल्यू भी मालूम है बेटा, तो डिवाइड करके इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिस इज K, सो दिस इज KT इज इक्वल टू 1/3 इंटू M इंटू URMS का स्क्वायर। सो यहां से URMS का मेरे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है 3KT डिवाइडेड बाई स्मॉल m का अंडर रूट, दिस इज URMS। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट 3KT अपॉन स्मॉल m। अच्छा, K को अगर मैं R बाई Na लिख दूं, अगर मैं इस K को R बाई Na लिखता हूं, K को R बाई Na, सो ये फॉर्मूला एक्चुअली URMS को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये भी लिखा जा सकता है, 3RT अपॉन कैपिटल M, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और रिजल्ट आपके पास है, आपको मालूम है बेटा कि P इज इक्वल टू DRT बाई M। आइडियल गैस के लिए प्रेशर होता है P इज इक्वल टू DRT बाई M। सो यहां से बेटा RT बाई M को मैं P बाई D भी लिख सकता हूं, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखना। तो आप इस फॉर्मूले को
यू आर एम एस के इस फॉर्मूले को आप √3p/d भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? √3p/d, √3p/d भी लिख सकते हैं। P इज प्रेशर, D इज डेंसिटी ऑफ गैस। यू आर एम एस के फॉर्मूले हैं टेम्परेचर के टर्म्स में, मोलर मास के टर्म्स में, प्रेशर के। और बेसिक रिजल्ट तो आपको मालूम है, यू आर एम एस √u1² + u2² अप टिल un²/n। ठीक है, ये बेसिक रिजल्ट मालूम है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ और रिजल्ट्स हमें डिराइव करने हैं। यू आर एम एस की वैल्यू तो ठीक है मेरे पास आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इस काइनेटिक गैस इक्वेशन से, इनफैक्ट यहां पे जो भी हमने लिखा है उससे कुछ और चीजें डिराइव करनी मुझे, वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो जल्दी से उसको करते हैं। चलें नेक्स्ट पेज पे चलें बेटा। चलें नेक्स्ट पेज पे। प्लीज नोट करिएगा, जो बच्चे भी NSE-JS या नेक्स्ट ईयर JSO के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट पूरा गैसियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं NSE-JS या IGSO की बात करूं तो कुल मिला के फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताऊं 3-4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, रेडॉक्स, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिकल मतलब न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से, वो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी 2-4 साल में एक आध क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछ लिया जाएगा, कभी थर्मोडायनेमिक्स से। ये मैं लेवल 1 लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। जब आप फाइनल स्टेजेस में जाते हैं तो पूरी केमिस्ट्री, इनफैक्ट JEE लेवल की केमिस्ट्री वो आपसे पूछ ले सकते हैं, मैंने देखा है। फिर वहां पे तो कुछ भी लेवल पूछते हैं क्योंकि पैराग्राफ देते हैं और कुछ भी पूछते हैं बेटा। लेकिन अभी ये बेसिक लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 लेवल 2 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कुछ और रिजल्ट्स लिखवाऊंगा। चलिए लिखते हैं बेटा। सो रिजल्ट ये है, एक काम करते हैं, बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपने रिजल्ट्स प्रॉपरली लिख सकें। हमने लिखा PV इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू URMS का क्या लिखा बेटा? स्क्वायर लिखा है ना बेटा, URMS का स्क्वायर लिखा। एक काम करेंगे, PV को हमने लिखा nRT, PV को लिखा nRT इज 1/3 mn URMS का स्क्वायर, URMS का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को फिर से लिखा N/Na RT इज इक्वल टू 1/3 इंटू mn URMS का स्क्वायर। यहां से n कैंसिल किया, n कैंसिल किया, R/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो हमारे पास रिजल्ट है बेटा KT इज इक्वल टू 1/3 इंटू m इंटू URMS का स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MURMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT। K याद रखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक काम करो बेटा, दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हाफ MURMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाफ MURMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। और हाफ MURMS स्क्वायर क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाफ MURMS स्क्वायर क्या है? फटाफट बताइए। हाफ MURMS स्क्वायर, जल्दी 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 बताओ। क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं? क्या हम इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं ना? काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। किसकी काइनेटिक एनर्जी? एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है। सो ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। क्या ये उसकी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? ये उसकी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? फटाफट आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। इसकी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? ये पार्टिकल की एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? जल्दी से आंसर बेटा। एवरेज, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, वेरी गुड। ये एवरेज है क्योंकि एक्चुअल में तो स्पीड हमें उस इंस्टेंट पे क्या होगी क्या होगी क्या होगी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ URMS एक तरह का एवरेज है। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर रूट मीन, मीन मतलब एवरेज है। सो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस पार्टिकल।
सो ऑफ वन गैस पार्टिकल कितनी आ गई बच्चे? 3/2 kT। कितनी आ गई? 3/2 kT। सो दिस रिजल्ट इज गले में हो गई है दिक्कत। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस पार्टिकल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT एक पार्टिकल की। ठीक है, अब बेटा मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, आगे बार बार एवरेज शब्द का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि एवरेज, या चलो लिख ही देते, नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज होगे। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल के लिए इज इक्वल टू 3/2 kT। क्या ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं है? सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। के एक कांस्टेंट है, R/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, चलो मोलर काइनेटिक एनर्जी निकालो, एक मोल पार्टिकल्स की, 1 मोल पार्टिकल्स की, तो इसको क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोलर, मोलर का मतलब है 1 मोल पार्टिकल्स के लिए, तो एक मोल पार्टिकल्स के लिए अगर आप निकालोगे तो यह आएगा, इस वैल्यू को आप Na से मल्टीप्लाई करो, 3/2 kT को आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मोल में Na पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, K होता है R/Na, आपको मालूम है K और कुछ नहीं बल्कि R/Na है, तो R/Na का Na और ये Na कैंसिल होगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो मोलर काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चे, वो मोलर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3/2 RT। दिस इज मोलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 3/2 RT। ठीक है, n मोल्स के लिए अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी n मोल्स के लिए, सो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस, एक मोल के लिए तो 3/2 RT है, तो ये हो जाएगा 3/2 nRT। सो ये सब रिजल्ट्स आप प्लीज ध्यान रखेंगे, ये सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आप इन चीजों को ध्यान रखो, है ना, यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर कैलोरीज में काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं तो R की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिएगा, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और अगर जूल में पूछते हैं तो R की वैल्यू 8.314। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलना है, और कुछ और तरह की स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे आज। अभी हम लोगों ने देखा URMS एक तरह की स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक तरह की मॉलिक्यूलर स्पीड है। ऐसे ही 2 स्पीड और होती हैं बेटा, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये कैसे आती हैं एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर लाइव होगा, मिस मत करिएगा, सैटरडे को 4:15 पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाएंगे। बच्चों को समझ में नहीं आता आसानी से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और आपको किसी किताब में उतना डिटेल में नहीं मिलेगा जितना डिटेल में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाएंगे, अच्छे कॉम्पिटिशंस में खूब पूछा जाता है, और उसका आगे केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज है। सो नेक्स्ट लेक्चर मत मिस करिएगा, वहां हम आपको डेराइव करके बताएंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे आती है। लेकिन अभी क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले एक जगह कंपाइल करके लिखने हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, और फिर अलग अलग स्पीड यहां पे लिखेंगे बेटा। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है बेटा, तो 3 तरह की स्पीड होती है, 3 तरह की मॉलिक्यूलर स्पीड हम लोगों को पढ़नी है। पहली जो स्पीड हम लोगों को पढ़नी है, एक्चुअली जो पहली स्पीड होती है वो URMS है, दूसरी U एवरेज है। सो फर्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं URMS से। दूसरी है बेटा एवरेज स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे UAV से। और तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूएमपी से, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे यूएमपी से, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जैसा आपने देखा बच्चों कि कैसा था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है यूआरएमएस होगा अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, मतलब स्पीड का स्क्वायर करो, एवरेज लो और रूट ले लो, एवरेज लेके अंडर रूट ले लो। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, दूसरा रिजल्ट लिखोगे URMS इज इक्वल टू √3 KT अपॉन स्मॉल m। तीसरा रिजल्ट आप क्या लिखोगे, सब फॉर्मूले याद रखना, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना, आगे क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अभी रुकिएगा, आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के मत जाओ, क्वेश्चंस करके जाना, तभी आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। और लास्ट है URMS इज इक्वल टू √3p/d, p इज प्रेशर, d इज डेंसिटी, राइट। एवरेज स्पीड, एवरेज जैसा आपको मालूम है u एवरी, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो u1 सिंपल एवरेज है बेटा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टिल un डिवाइडेड बाई n। और इसको जब मैथमेटिकली पता करते हैं तो u एवरेज की जो वैल्यू आती है वो आती है √8 KT अपॉन पाई स्मॉल m। विदाउट गोइंग इनटू द डेरिवेशन हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा, रिजल्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर u एवरेज इज इक्वल टू √8 RT अपॉन पाई इंटू कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M में अंतर समझना बेटा, स्मॉल m एक गैस पार्टिकल का मास है और कैपिटल M मोलर मास है, मतलब एक मोल पार्टिकल्स का मास है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज u एवरेज इज इक्वल टू √8p अपॉन पाई इंटू d, 8p अपॉन पाई इंटू d, d इज डेंसिटी ऑफ गैस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये एवरेज है ही नहीं, ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है क्या, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स। इसको मैं लिख देता हूं और फिर नेक्स्ट क्लास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके बताएंगे आपको। स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स। इसको समझ भी लो बेटा, इसको ऐसे समझो, मैंने आपसे बोला एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है, ये वो स्पीड है जो ज्यादातर गैस पार्टिकल्स की है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक पेपर होता है, एक टेस्ट होता है, 10 नंबर का टेस्ट होता है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। उन स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स यहां पे लिख रहा हूं, 1 3 5 3 8 9 3 4 मार्क्स जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर करो बेटा इसका। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ने कौन से मार्क्स ऑब्टेन किए, उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा 3। सो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स इज 3। 3 एवरेज नहीं है, आप इसका एवरेज 3 नहीं पाओगे बेटा, एवरेज तो कुछ और आएगा, लेकिन हां मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कितने हैं बेटा, 3। सो यही होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ज्यादातर गैस पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उसकी वैल्यू आती है, इसको मैं मिटा देता हूं वरना अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सो अब इसका फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखोगे बेटा। UMP इज इक्वल टू √2 KT अपॉन स्मॉल m। UMP इज इक्वल टू √2 RT अपॉन कैपिटल M। UMP इज इक्वल टू √2P अपॉन D। D इज डेंसिटी, P इज प्रेशर। अब आपको एक बहुत मेरा एल्डरली एडवाइस है, आप इसको एक सुझाव समझो, एक सजेशन लो, एडवाइस लो। केटीजी के क्वेश्चंस में, फिर से सुनना बेटा, केटीजी के क्वेश्चंस में जहां तक हो सके यूज SI यूनिट्स। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूले में, क्वेश्चंस में एज फार एज पॉसिबल यूज SI यूनिट्स, SI यूनिट्स का यूज करिएगा, ठीक है।
क्योंकि केमिस्ट्री में आप एटीएम लीटर में चलोगे ना तो सब यूनिट मिसमैच होगा, गड़बड़ होगा बेटा। इसलिए बेटा सजेशन है कि यूज एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट मास की, मोलर मास, सबसे ज्यादा गलती बच्चे मोलर मास में करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन के लिए मोलर मास की वैल्यू बताओ एसआई यूनिट्स में, तो ऑक्सीजन O2 का मोलर मास एसआई यूनिट्स में कितना होगा? 0.32 kg, 0.032 kg, 0.032 kg, केजी में रखोगे। यही बच्चे गलती करते हैं। प्लीज आप सिली मिस्टेक मत करना। मैंने क्या बोला? एसआई यूनिट्स यूज करना। मतलब मास है केजी में रखो, प्रेशर है पास्कल में रखो, टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, आर की वैल्यू 8.314 रखनी है, जूल पर मोल पर केल्विन। सो प्लीज दिस इज एन एडवाइस, अ सजेशन, कुछ भी आप मान लो बेटा, लेकिन हाँ यूज एसआई यूनिट्स, यूज एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ है। और आप ये देख पाते हैं बेटा कि अगर मैं सेम गैस के लिए, सेम गैस, एक ही गैस के लिए इन तीनों स्पीड को कंपेयर करूं, अगर टेम्परेचर सेम है तो आप पाओगे सबसे ज्यादा यू आरएमएस आएगा, फिर यू एवरेज आएगा और सबसे कम यू एमपी आएगा, इनकी वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब आज जो भी पढ़ा है उस पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने के लिए हम आपको थोड़ा समय देंगे। पहले आप क्वेश्चंस का आंसर बताओगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चंस। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, एकदम बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। अ फ्लास्क हैज 10 मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी? 10 मॉलिक्यूल्स, out of which 4 molecules are moving at 7 meter per second. 10 molecules में से 4 molecules are moving at 7 meter per second and the remaining ones are moving at same speed of x meter per second. So you have to find the value of x. Quickly करिए बेटा, आंसर मुझे चाहिए। URMS दिया हुआ है, आरएमएस स्पीड है बेटा। ये आरएमएस का मतलब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस इज 5 मीटर पर सेकेंड। आपको यू आरएमएस गिवन है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का किसी एंगल से क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप करके बताओ। एकदम बेसिक 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 है, एकदम बेसिक। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। नहीं आया भाई आंसर, इतना मुश्किल कर दिया क्या? URMS की वैल्यू आप बेसिक मैथ से, अरे ये फंस जाता है माइक का तार। हाँ, URMS की वैल्यू आपको मालूम है कि ये होता है अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अप टिल UN स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 10। 10 में से 4 पार्टिकल्स हैं जो कि 7 मीटर पर सेकेंड, सो 4 इंटू 7 स्क्वायर प्लस, अब कितने बचे? कितने बचे? 6 बचे बेटा। सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 10। तो हमें बतानी है किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 स्क्वायर, अरे अंडर रूट तो गायब करो, 54 डिवाइडेड बाई 6, 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, सो द आंसर इज 3। द आंसर इज व्हाट? 3। आंसर इज 3, ठीक है बेटा। सो द आंसर इज 3। अगले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपके द्वारा, अगले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपके द्वारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। ये सिंपल मैथ्स है बेटा, सबको समझ में? नहीं समझ में आया? पहले बेटा बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? चलो नेक्स्ट, सपोज दैट वी चेंज URMS। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट वी चेंज URMS ऑफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर फ्रॉम 5 into 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड
to 10 into 10 power minus 2 centimeter per second. Which one of the following might correctly explain how this change was accompanied? कैसे इस चेंज को आपने किया ये आपको बताना है। पहला है by heating the gas we double the temperature। आप समझो स्पीड को हम 5 से 10 इंटू 10 को -2, मतलब मैं स्पीड को डबल कर रहा हूं, URMS की वैल्यू को डबल कर रहा हूं। तो क्या वो डबल कैसे किया जा सकता है? बाय हीटिंग द गैस विद डबल द टेम्परेचर ना, URMS होता है √3 RT/m। सिर्फ टेम्परेचर डबल करने से स्पीड डबल नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, बाय रिमूविंग 75% ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी डिक्रीज द प्रेशर टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। प्रेशर को ये कह रहे हैं 1/4 कर दो। अगर मैं प्रेशर को 1/4 कर दूं तो कुछ बच्चों को लगेगा हाँ ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा √3 P/D। और प्रेशर को अगर मैं 1/4 कर दूं तो क्या 1/4 करने पे स्पीड URMS से डबल होगी? द आंसर इज क्लियरली नो। बाय हीटिंग द गैस वी क्वाड्रपल द प्रेशर। अगर मैं हीट करके प्रेशर को 4 गुना कर दूं तब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा सो स्पीड डबल हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बाय पंपिंग इन मोर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप सोच रहे हो कि पंप करके वी क्वाड्रपल द प्रेशर, सो प्रेशर को 4 गुना कर देने से √3 P/D सिर्फ URMS। अगर आप प्रेशर को 4 टाइम्स कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कैसे कर रहे हो? डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए तभी तो प्रेशर 4 टाइम्स होने पे URMS डबल होगा। अब आप कह रहे हो कि बाई पंपिंग इन मोर गैस, मतलब आप और गैस डाल रहे हो, और गैस डालने पे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो ये रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा हम कुछ बोल नहीं सकते बेटा। सो डी के लिए हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है, डी के लिए हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां बाई पंपिंग इन मोर गैस, क्योंकि जैसे ही आप और गैस पंप करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना बेटा, क्योंकि आप मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ा रहे हो, डेंसिटी भी बढ़ा रहे हो, तो URMS की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो ये करो। ऐसे कितने क्वेश्चंस जेईई मेंस, जेईई एडवांस में आते हैं और NSE GS में आते हैं? ये बहुत क्वेश्चंस कॉमन है बेटा। चलो जल्दी इनको करने की कोशिश करो। फर्स्ट पार्ट करिए बेटा। 2 मोल्स ऑफ H2 एट 20। कोई सॉल्व अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पर्पस वो नहीं है बेटा, कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करो। सिर्फ ये तय करो कि कैसे वैल्यूज रखोगे, क्या वैल्यूज रखोगे, सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो पहला मैं आपको करके बताता हूं। फर्स्ट, 2 मोल H2 एट 27, तो URMS इज इक्वल टू √3 RT बाई कैपिटल M। √3 RT बाई कैपिटल M। 3 R की वैल्यू 8.314, मैंने कहा ऐसा यूनिट रखिएगा, तो R की वैल्यू 8.314 जूल। टेम्परेचर केल्विन में, सो 27 इज 300 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। ट्राई करो बेटा, कोशिश करो बी पार्ट करने की, ट्राई करिए बेटा, बी पार्ट ट्राई करें। बी पार्ट करो और आंसर मुझे चाहिए, बी पार्ट का आंसर चाहिए। फिर इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, करिएगा। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका हम आपको डिस्कशन कर देंगे। अगले पेज पे मैंने आपके लिए 2 अच्छे क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख रखे हैं, वो आप करोगे, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो उसको लिख के भेजिएगा कि हमें नहीं समझ में आया, आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज उसको लीजिए। जो लोग वास्तव में सीरियस हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं सीरियस है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जल्दी बताओ बेटा, इस बी पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? 3 मोल ऑफ H2 केप्ट है 5 लीटर कंटेनर में और 10⁵ पास्कल है। यहां टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। यहां टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ बेटा। हमसे ही करवाओगे? नहीं बेटा, उत्कर्ष, उत्कर्ष ये सही नहीं है बेटा। उत्कर्ष अब आप देखो बेटा गलती कहां की हो, समझना। एक चीज तो तय है कि यहां प्रेशर दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा ये वाला रिजल्ट।
वॉल्यूम कितना है बच्चे 5 लीटर, सो दिस इज ग्राम पर लीटर। पर मुझे ग्राम पर लीटर एसआई यूनिट नहीं चाहिए, मुझे सॉरी ये यूनिट नहीं चाहिए, एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। सो 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा 1 ग्राम पर लीटर। 5 हियर, 3 2 6 और 2.5, so this is 25 into 10 power 4, this is 500 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 500 मीटर पर सेकेंड। उत्कर्ष आपने देखा बेटा एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन था बी वाले पार्ट में, 500 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो कि कहां आपने एरर की है, कहां आपने एरर किया है। आप P बाई डी में, P तो मुझे पास्कल में दिया हुआ था तो एसआई यूनिट में ही मैंने उसको रखा, डेंसिटी मैंने ग्राम पर लीटर में निकाल ली क्योंकि 3 मोल H2 दिया हुआ है तो मैंने डेंसिटी पता कर ली, दिस इज 6/5 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 केजी पर मीटर क्यूब इज 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट करो। चलो अब तीसरा वाला पार्ट करो, तीसरा वाला तो आपको ही करना है बेटा, तीसरा वाला आपको करना है। ये ग्राम पर एमएल में है और पास्कल दिया हुआ है, तो बस अब इसमें यूनिट कन्वर्जन करना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तीसरे का आंसर मुझे चाहिए हर हालत में आपसे, तीसरे का आंसर मुझे चाहिए हर हालत में आपसे। थर्ड का आंसर जल्दी जल्दी करो, मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है। थर्ड, डायरेक्ट बेटा प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई, बस उसको एसआई यूनिट में चेंज करो बच्चे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा बेटा। URMS is equal to √3 P by D, P by D. So this is √3 P is 10 to the power 5 पास्कल, पास्कल में दिया हुआ है ऐसा यूनिट। डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपको मालूम है बेटा कि 1 ग्राम पर ml is equal to 1000 kg पर मीटर क्यूब। So this is 1000 kg per meter cube, so 1000 10 power 5, this is √300, √3 into 10 meter per second, √3 होता है 1.732, so this is 17.32 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज 17.32 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सी पार्ट का आंसर। अब मुझे देर हो रही है तो मैं बस लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, वो आपके लिए होमवर्क है बेटा, जरूर अटेम्प्ट करना, जरूर जरूर। नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में पहली स्लाइड में उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे आपके आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में, या आप मेरा नंबर जानते हो, आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कॉल, है ना? ठीक है बेटा, आप इस पे भी आंसर शेयर कर सकते हो अपने नाम के साथ। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आपको सही आंसर्स मुझे भेजने हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ध्यान से सुन लो, अच्छे से करिएगा। आज का लेक्चर देखने के बाद करिएगा बेटा, इसको बहुत अच्छे से लेक्चर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, चलो। सो आज की मैं क्लास एंड करता हूं बेटा। सो एक बार आप क्वेश्चन देख लो ध्यान से, है ना, इसको लिख लीजिएगा और इसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच।